तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ईसीजी। और आपको बताया था इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईसीजी का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना? ग्राफ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ग्राम। ठीक है। तो तीन बातें आपको बताया था। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलेंगे? ग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो मशीन यूज करेंगे अब उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। अब देखो ईसीजी है क्या? आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, है ना? तो आपका हार्ट एक्टिविटी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। उसी को अपन क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखवाते हैं। किसमें? ईसीजी में, है ना? और इससे क्या पता चलता है हमें कि आपका हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। इसमें देखेंगे कुछ आपका लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, PQRST, है ना? और वह आपको बताता है कि आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपका हार्ट नॉर्मली क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। ठीक है। तो ईसीजी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, आप देखते ही हो, है ना? कुछ भी अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो तो अपन ईसीजी उसका निकाल लेते हैं। ठीक है। इसी से यह पता चलता है कि आपका हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है या कोई माल फंक्शनिंग है, कोई प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल चेंजेस ऑफ द कार्डियक चैम्बर्स फॉलो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। These changes can be recorded with the help of an apparatus or instrument called electrocardiograph, and the record is called इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना? जो मशीन यूज किया हमने अपने हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, उस मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना? और जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, जो मशीन रिकॉर्ड करेगा हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। अब देखो इसमें आगे, ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। क्लियर है? ईसीजी इज रिप्रेजेंटेड एज PQRST। अपने एनसीईआरटी में देखो आप, डायग्राम दिया हुआ है ईसीजी का, दिख रहा है? ईसीजी इज रिप्रेजेंटेड एज PQRST। पी आपका क्या दिखाएगा? ऑरिकल का सिस्टोल। क्या दिखाएगा? ऑरिकुलर ऑरिकुलर सिस्टोल। उसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। मतलब वहां पे ऑरिकल पे क्या हुआ? आपका सैन जब आपका क्या करता है? सिग्नल को पहली बार जनरेट करता है, मतलब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन, है ना? अभी तो आपका जैसे ही आपका सैन एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, आपका ऑरिकल क्या करना शुरू करता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो टी क्या दिखाएगा आपका? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। सिंपली आपका ऑरिकल के क्या दिखाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? QRS क्या रिप्रेजेंट करेगा? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना? क्या शो करेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो टी है आपका रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन मतलब फिर से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाना, मतलब कि डायस्टोल वाले कंडीशन में आ जाना। क्लियर है? याद रखना। अब देखो एक बात आपको, इस चैप्टर में पहले मैंने एक बात बताई थी कि ठीक है, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में या हार्ट बीट में, है ना, आपका ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल भी करता है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट किसका होता है? तो हार्ट बीट को हम किससे कोरिलेट कर देते हैं? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। किससे? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। तो कोई अगर पूछे, एक ईसीजी आपके पास है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ईसीजी का है, स्क्रीन के ऊपर वो चल रहा है, ठीक है, और आपको बोले कि इस ईसीजी को देख के आपको बताना है कि इस पर्सन का हार्ट बीट कितना है पर मिनट, है ना? तो आप सिंपली क्या काउंट कर लोगे उसका? कौन सा पिक? QRS पिक। कौन सा पिक काउंट करोगे? अब QRS ऐसे ऐसे होता रहेगा ना, और जितनी बार आपका QRS का पिक बनना है, मतलब उस पर्सन का हार्ट बीट वही है। ठीक है। तो अगर हार्ट बीट पता करना है किसी का, तो कौन सा पिक आप काउंट करोगे? QRS। क्लियर है? ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ECG with the help of electrocardiograph is called electrocardiography, है ना? ओमिक्रॉन डेल्टा टाइप्स ऑफ ECG, है ना? यहाँ देखो, दो टाइप के ECG आपका, एक स्टैंडर्ड, दूसरा आपका डिटेल। स्टैंडर्ड में क्या करते हैं अपन? केवल 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाते हैं। वो देखा होगा ना मूवी में, जो लगाते हैं चिप, है ना, उसको इलेक्ट्रिकल लीड्स बोलते हैं। वही लीड्स आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड होगा ना, वो कब करते हैं? जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं हो, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे पूरे हार्ट की एक्टिविटी का नहीं चाहिए, उसमें कौन सा ईसीजी करेगा अपन? स्टैंडर्ड। मेनली इसी ईसीजी को करवाते हैं अपन। किसको? स्टैंडर्ड ईसीजी को, है ना? इसमें बस 3 ही इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाते हैं। कितने? 3। तो कोई पूछे स्टैंडर्ड में कितने इलेक्ट्रिकल लीड्स? 3। कहाँ कहाँ पे? दोनों आपके कहाँ पे लगता है? आपके रिस्ट पे, और एक आपके लेफ्ट एंकल पे।
आई बात समझ? टोटल कितने हो गए? 3। एक आपके लेफ्ट रिस्ट, दूसरा आपका राइट, और एक आपका लेफ्ट एंकल। यहाँ पे लेफ्ट एंकल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल। पोजीशन भी याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका? डिटेल्ड ईसीजी, इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव। Here multiple leads are attached to the chest region for a detailed evaluation of heart's function। यहाँ पे बहुत सारा चिप यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हार्ट का पूरा डिटेल एनालिसिस वहाँ पे आ जाए। कहाँ पे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आई बात समझ? आपके बुक में जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? स्टैंडर्ड का, ठीक है। चलो आगे देखो। ईच पीक इन द ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विथ अ लेटर फ्रॉम पी टू टी, PQRST, that correspond to a specific electrical activity of the heart। हर लेटर क्या दिखा रहा है आपका? एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रहा है आपके हार्ट चैम्बर्स का। क्लियर है? फॉर एग्जांपल पहला कौन सा पी वेव है आपका? पी वेव, है ना। इट इज ए स्मॉल, आप देखो बुक में छोटा सा ऊपर गया होगा वो, दिख रहा है। इट इज ए स्मॉल अपवर्ड वेव दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, या अपन बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। क्लियर है? विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द ऑरिकल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। क्यूआरएस में 3 है ना। क्यू जैसे ही आपका अटेन होता है, क्यू के पास जैसे ही पहुंचता है, क्यू से जस्ट थोड़ा आगे मूव करेगा आपका ये वेव, तो आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? अब क्यू देख रहे हो, आर एकदम टॉप पे है, वहां पे मैक्सिमम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कहाँ पे आ गया? एस पे। आ रही बात समझ? और टी तक जाते जाते पूरी तरह से क्या हो गया आपका? वो रिलैक्स पोजिशन। क्लियर है? टी वेव, इट रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकुलर फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रीपोलराइजेशन। क्लियर है? द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, क्योंकि यहाँ पे आके अब क्या हो चुका है आपका? अब रिलैक्सेशन हो चुका है, डायस्टॉल हो चुका है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो बात मैंने बताई यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन। क्लियर है? अगर हार्ट बीट रेट बताना है किसी का, सिंपली यू हैव टू काउंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी, अब आपको पता ही है, इससे आपके हार्ट की एक्टिविटी का पता चलता है कि नॉर्मल है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो आपके बुक में दिया हुआ है, नॉर्मल ईसीजी का डायग्राम दिया हुआ है ना। अगर उससे कोई भी लाइन इधर उधर होता है, मान लो कि पी हल्का ऊपर है, पी बहुत ऊपर चला गया, पी ज़्यादा फ्लैट हो गया, टी ज़्यादा फ्लैट हो गया, टी ऊपर चला गया, क्यूआरएस ऊपर चला गया, क्यूआरएस ज़्यादा ब्रॉड हो गया, ये सब क्या दिखाता है? कि हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ईसीजी is of great clinical significance as any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखो, एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव, पी वेव अगर क्या हो गया आपका? एनलार्ज हो गया, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है क्या आपका? एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। आपका एट्रिया क्या हो गया हुआ है? एनलार्ज हो गया, फैल चुका है, ठीक है। दूसरा, द एनलार्ज्ड क्यू एंड आर वेव, अगर क्यू और आर वेव क्या हो गया आपका? एनलार्ज हो गया, इंडिकेट्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन, दैट इज यहाँ पे आपके हार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और उससे क्या हो सकता है? हार्ट अटैक हो सकता है। क्लियर है? द एस टी सेगमेंट, एस से कहाँ तक? टी तक, है ना। सेगमेंट इज एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में आपका एस टी सेगमेंट भी क्या हो जाता है? थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। एलिवेटेड मतलब ऊंचा हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको? एस टी देखो, एस टी आपको फ्लैट लाइन जैसा होगा हल्का, लेकिन वो जब ऊंचा हो जाए तो समझो कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट में प्रॉब्लम है ना। एंड डिप्रेस्ड व्हेन हार्ट मसल्स रिसीव्स इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर एलिवेटेड है तो क्या दिखा रहा है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अगर वो नीचे आ गया है तो दिखा रहा है कि आपके हार्ट मसल्स को क्या नहीं मिल रहा है भाई? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। क्लियर है? आगे टी वेव आप देख सकते हो कि फ्लैट लाइन है उसमें, है ना। वेन मतलब फ्लैट नहीं है, हल्का सा ऊपर होगा टी, है ना, हल्का ऊपर होगा, ठीक है। जब वो फ्लैट हो जाए, टी वेव इज अ फ्लैट व्हेन हार्ट मसल्स रिसीव्स इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, एज इन
एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट। आई बात समझ? तो ये कहने का मतलब ये है कि ईसीजी का बहुत ज़्यादा क्लिनिकल क्या है, सिग्निफिकेंस है। आप जानते हो पहले से कि जब भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है अपन क्या करवाते हैं, ईसीजी, है ना। और ईसीजी में नॉर्मल जो आपका ये डायग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, उसके शेप से कोई भी वेरिएशन होगा मतलब कहीं ना कहीं आपके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है? अब अगला क्या आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर, है ना। देखो आपके हार्ट में सिग्नल जनरेट करने का काम कौन करता है, सैन। तो नेचुरल पेसमेकर कौन है आपका, सैन, साइनोएट्रियल नोड, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आपका सैन प्रॉपर तरीके से सिग्नल को ऑरिजिनेट नहीं कर पा रहा है ना, तो उसके जगह पे हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। आई बात समझ, है ना। सेम काम करेगा जो काम कौन कर रहा है आपका, वह नेचुरल पेसमेकर है, लेकिन हमने बाहर से एक ऐसा सिस्टम उसमें इंसर्ट करा जो हार्ट बीट के सिग्नल को ओरिजिनेट करेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पेसमेकर। क्लियर है? अब देखो इसमें, द सैन इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, when it does not work properly an artificial pacemaker is implanted so that the normal heartbeat can be restored and maintained. क्या है? The artificial pacemaker was introduced by Kardec in 1960. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। अब आ गए अपन किस पे, कार्डियक साइकिल को कौन कौन रेगुलेट करता है, होगा ना। तो आप जानते हो कि पहले तो सबसे ज़्यादा हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक है। तो मायोजेनिक है मतलब उसके खुद के टिश्यूज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पहले कौन सा टिश्यू भाई, नोडल टिश्यू, है ना। तो पहला कंट्रोल कैसा होगा, मायोजेनिक, है ना। नॉर्मल कंट्रोल बाय सैन और नोडल टिश्यू। अब सैन और नोडल टिश्यू को थोड़ा हेल्प करता है आपका न्यूरल कंट्रोल, है ना। एक करेगा आपका कौन, आपका काम, मेन काम सैन या नोडल टिश्यू है। लेकिन ये क्या करेगा, जो आपका न्यूरल कंट्रोल है वह क्या करेगा, सैन या नोडल टिश्यू को मॉडरेट या रेगुलेट करेगा। मेन काम कौन कर रहा है आपका, सैन कर रहा है ना। लेकिन उसको रेगुलेट कौन करेगा, आपका न्यूरल कंट्रोल। कौन करेगा, न्यूरल सिस्टम। चलो देखो, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, खुद के अंदर होता है उसके, है ना। दैट इज हार्ट एक्टिविटी इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, nodal tissue, hence the heart is called myogenic. This automatic rhythm is produced by the spontaneous depolarization by SAN, which leads to the contraction of heart. Depolarization मतलब होता है generation of action potential. आई बात समझ। नर्वस कंट्रोल, दूसरा कौन सा आपका कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल। दो सेंटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्रेन में, दो ऐसा सेंटर है जो आपके कार्डियक साइकिल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। आई बात समझ, हाँ रेगुलेट करता है, ठीक है। दीज टू कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, इस सेंटर को क्या बोल सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर। तो क्या आपके हार्ट को और ब्लड वेसल इन सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दीज टू कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स रेगुलेट्स किसको, एसए नोड। ये दोनों किसको रेगुलेट करता है, एसए नोड को। एंड दे आर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखना ये जो दोनों सेंटर है आपका किस रीजन में आपका है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। क्लियर है? आगे देखो, दैट इज a special neural center in the medulla oblongata can moderate, ये नहीं लिखा है कि can control, क्या लिखा है, can moderate, है ना। moderate मतलब समझते हो ना, moderator, है ना, help करेगा। can moderate the cardiac function through autonomic nervous system। और जो आपका नर्वस सिस्टम का कौन वाला पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सुना है ना कि आपके पूरा जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में बटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल का ही एक पार्ट है कौन आपका, ऑटोनॉमिक। पेरिफेरल का ही एक पार्ट कौन है आपका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है, याद होगा तो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सुना है ना, ठीक है। आपका जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में बटा हुआ है ना। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है आपका, है ना। और एक है आपका पेरिफेरल जिसमें सारे 9 फाइबर्स आते हैं, है ना, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बटा हुआ है आपका किसमें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक भी दो पार्ट में बटा हुआ है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो आपका न्यूरल कंट्रोल है ना, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। और इसी नर्वस सिस्टम के अंदर आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होगा, दो सेंटर होंगे जो सारे काम को क्या करेगा, रेगुलेट। और सारे काम को रेगुलेट करना मतलब किसको रेगुलेट करेगा, एसए नोड। किसको, एसए नोड को। अब देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का आपका, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब दोनों का काम देखो, ये दोनों यही करेगा, रेगुलेट करेगा किसको भाई, एसए नोड को। ये दोनों सेंटर किसको रेगुलेट करेगा, एसए नोड को, पहली बात। दूसरी बात, कैसे रेगुलेट करेगा, बाय द रिलीज ऑफ हार्मोन और सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर। कैसे करेगा रेगुलेट, बाय द रिलीज ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन। आई बात समझ। दूसरी बात, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कहीं भी आए तो आप समझ लो एक बात यहीं पे,
जो सिंपैथेटिक होता है ना, वह फाइट या फ्लाइट में हेल्प करता है। कहाँ पे? फाइट और फ्लाइट, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना। मान लो कि आप घर जा रहे हो और आपके घर जाने के क्रम में आपके पीछे कौन लग गया? कुत्ता लग गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप क्या करोगे? भागोगे। आपका हार्ट बीट क्या होगा? तेज होगा, स्वेटिंग होने लग जाएगी, है ना। तो उस समय कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है? सिंपैथेटिक। क्योंकि वहां पे दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो फाइट या फ्लाइट, नहीं करोगे ना, या तो लड़ो या भागो, है ना। तो फाइट और फ्लाइट के टाइम पे, या जब आप रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? सिंपैथेटिक। इमरजेंसी सिचुएशन, एक्सरसाइज के टाइम पे, है ना, कोई इमोशंस हो जहाँ पे हार्ट बीट बढ़ता है, स्वेटिंग बढ़ जाता है, उन सी जगह पे कौन काम आता है? सिंपैथेटिक। आई बात समझ? अब घर पहुँच गए तुम। घर पहुँचने के बाद तो फिर चलो थोड़ा देर में डर खत्म हुआ तो रिलैक्स तो हो गए ना। तो रिलैक्स करने का काम कौन करेगा? पैरासिम्पेथेटिक। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक है वो कार्डियक फंक्शंस को या कार्डियक रेट को या कार्डियक आउटपुट को क्या करता है? एक्सिलरेट करता है, और दूसरा वाला इनहिबिट करता है। बोल सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं। एएनएस में दो है आपका, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक। इसको बोल सकते हैं कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, उसको बोल सकते हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। ये दो सेंटर हो गए आपके, ठीक है। अब देखो ये दोनों किसको रेगुलेट करेगा भाई? एसए नोड को। इट रेगुलेट एसए नोड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना, एंड इट रेगुलेट्स एसए नोड बाय पैरासिम्पेथेटिक। कौन सा सेंटर हो गया दो आपका? बोला शुरू में हमने पढ़ा कि हमारे ब्रेन में दो सेंटर है ना, वह हमारे एसए नोड को रेगुलेट करता है। एक सेंटर है कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर और एक है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, है ना। ये दोनों किसका यूज करता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है। अब ये सेंटर क्या करेगा? एसए नोड को रेगुलेट करेगा किसके हेल्प से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हेल्प से। और ये किसके हेल्प से? पैरासिम्पेथेटिक के हेल्प से। ठीक है, अब कैसे करेगा बताया था, बाय द रिलीज ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल्स, है ना। तो देखो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इज एड्रेनलिन। यहाँ पे यह क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? केमिकल्स होता है, सिंपल सी बात, जो आपके सिग्नल को आगे लेके जाता है। ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक वाला है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल सिक्रेट करेगा? एड्रेनलिन। और आप जानते हो, सुना भी होगा, एड्रेनलिन क्या? एड्रेनलिन पंप, है ना। जब जोश कोई ऐसे, जब किसी चीज को हाई करना हो तो क्या कौन आता है आपका? एड्रेनलिन, है ना। तो यह क्या करेगा? हार्ट रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिस टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड इट वर्क्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन और ड्यूरिंग, क्लियर है? जस्ट इसका अपोजिट कौन होगा इधर, है ना। और केमिक और न्यूरोट्रांसमीटर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे भी। इसको क्या बोलेंगे भाई? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। यह भी करेगा एसए नोड को रेगुलेट, लेकिन किसके हेल्प से? पैरासिम्पेथेटिक। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे कौन है? एसिटाइल कोलिन। या हार्ट रेट को क्या करेगा? डिक्रीज। स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, दिस टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इट वर्क्स ड्यूरिंग रेस्टिंग और नॉर्मल, क्लियर है? तीसरा एक और कंट्रोल है, कौन सा आपका? एंडोक्राइन कंट्रोल, पक्की बात है, हार्मोनल कंट्रोल। कौन सा? हार्मोनल कंट्रोल, है ना। टू हॉर्मोन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरिंग एंड चेंजिंग द हार्ट रिदम आर। दो हॉर्मोन्स भी आपके हार्ट के रिदम को चेंज कर सकता है। पहला कौन सा आपका? एड्रेनालिन, आपने पढ़ ही लिया। दूसरा कौन सा है? नॉन एड्रेनालिन। दूसरा इसका अल्टरनेटिव नेम भी याद रखना, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। फिर से वही बात, यह कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाएगा और यह उसको दिखाएगा। तो दोनों का फंक्शन कैसा है? एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ठीक है। बोथ दीज हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आ रही बात समझ? कौन ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है भाई? एड्रिनल ग्लैंड। और उसमें भी उसका कौन सा पार्ट? एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला आपको ये दोनों हार्मोन निकालता है। एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ पे है? किडनी के ऊपर। 10 किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कौन आपका? एड्रिनल ग्लैंड। और उसके दो पार्ट होंगे, बाहर वाला रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले ग्लैंड को बोलते हैं मेडुला। क्लियर है? अब देखो एड्रेनालिन क्या करेगा? इंक्रीजेज द हार्ट रेट, और नॉन क्या करेगा? डिक्रीजेज द हार्ट। तो दोनों मिलकर बैलेंस कर। क्लियर है? कुछ पॉइंट है, देखो आप। हाई लेवल्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम एंड डिक्रीजेज हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ
कॉन्ट्रैक्शन। आपके ब्लड में अगर पोटेशियम एंड सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया अगर, है ना, अगर ये दोनों बढ़ जाएगा तो क्या होगा आपका, जल्दी बताओ। हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज। एंड इंक्रीज ऑफ कैल्शियम एंड इंक्रीजेज हार्ट रेट। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज fear, anger, anxiety increases heart rate resulting in increased blood pressure। जैसे ही नीट के एग्जाम में बैठोगे ये सारी कहानी आ जाएगी। ठीक है, हाँ बोर्ड में ज़्यादा आएगा, सही बात है। अब अगला देख लेते हैं क्या अपन, ब्लड वेसल्स। आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसके बारे में देख लेते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो देखो, blood vessels form a tubular network throughout the body that allows blood to flow from the heart to all the living cells of the body and then back to heart। इसमें बताने लायक है कुछ, है ना। Blood from the heart passes through vessels of progressively smaller diameters known as arteries, arterioles, capillaries। पक्की बात है, सबसे ज़्यादा डायमीटर किसका होगा, एरोटा का, वह फर्दर छोटे में आर्टरीज, वह और फर्दर स्मॉल आर्ट्रियोल्स, और वो और आपका कैपिलरीज। क्लियर है ना। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे डायमीटर क्या होगा, कम होते जाएंगे। सबसे लार्जेस्ट डायमीटर किसका होगा, एरोटा का, एरोटा से कम किसका, आर्टरीज का, उससे कम किसका, आर्ट्रियोल्स का, उससे कम किसका, कैपिलरीज का। कैपिलरीज सबसे थिन वॉल्ड होता है और उसी के थ्रू एक्चुअल आपका एक्सचेंज होता है किसका, ब्लड का, ब्लड का, है ना। और ब्लड के थ्रू ही गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का होगा। क्लियर है, आगे देखो। एनाटॉमी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, तीनों में जैसे इसके वॉल होंगे ना, ब्लड वेसल है तो वॉल होंगे, सबसे अंदर वाला को बता ही दिया था, एक्सेप्शन है वो एंडोडर्मल ओरिजिन है, एंडोथीलियम, है ना। तो इसमें तीन वॉल होते हैं, आर्टरीज में भी और वेन्स में भी, लेकिन साथ में अपन डिफरेंस भी देखते चलेंगे कि है तो तीनों में तीनों तीन वॉल है ना, लेकिन तीनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है, तो देखते हैं। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स और ट्यूनिका। यहाँ पे लेयर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, कोट्स या ट्यूनिका बोलेंगे। ठीक है, ट्यूनिका मीन्स लेयर। पहला कौन सा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। द आउटर मोस्ट लेयर इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर। दो टाइप के फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, है ना। तो इसमें कौन सा फाइबर मिल रहा है आपका, कोलेजन फाइबर। अब ये पढ़ाऊंगा मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ देता है और इलास्टिक फाइबर क्या देता है, फ्लैक्सिबिलिटी। आई बात समझ, जहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत होगी वहाँ पे कौन सा फाइबर होगा, कोलेजन, और जहाँ पे इलास्टिसिटी चाहिए होगा वहाँ पे कौन सा, इलास्टिक फाइबर। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ट्यूनिका मीडिया। द मिडल ईयर इज द ट्यूनिका मीडिया एंड इज कंपोज्ड प्राइमरली, मेनली किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल्स, थिक लेयर ऑफ सर्कुलर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। एंड कौन सा फाइबर इसमें है, इलास्टिक फाइबर। अब यहाँ पे देखो पहला डिफरेंस आ गया, द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज में जो यह वाला लेयर होगा आपका ट्यूनिका मीडिया वो थिक होगा, और वेन में कैसा होगा, थिन। याद रखने में आसानी होगा, सीधी बात, ज़्यादा प्रेशर से कौन आपका आर्टरीज कैरी करता है तो इसमें थिक होगा, और वेन में कैसा होगा, इसमें भी डिफरेंस होगा। ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका क्या बोलते हैं, एंटीमा। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, फ्लैट सेल से बना होगा। इट इज द इनर लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इनर लेयर है, इसमें खुद कितने पार्ट होंगे, 2। एक पार्ट है आपका इलास्टिक मेम्ब्रेन और दूसरा है आपका एंडोथीलियम। इलास्टिक मेम्ब्रेन नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, इलास्टिक फाइबर्स होंगे। दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू ऑफ येलो फाइबर्स। जो इलास्टिक फाइबर होता है ना, किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है, बंडल्स ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। जो इलास्टिक फाइबर होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, इट इज द थिकर इन आर्टरी। आपको डिफरेंस देखिए, यह जो आपका इलास्टिक मेम्ब्रेन है थिकर होगा किस में, आर्टरी में, और थिन होगा किस में, वेन्स में। आगे एंडोथीलियम, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। इट्स सेल्स आर मोर एलोंगेटेड इन आर्टरीज। एंडोथीलियम के जो सेल्स होंगे ना वो आर्टरीज में ज़्यादा लंबे लंबे होंगे इन कंपैरिजन टू वेन्स। सारा डिफरेंस भी देखा। अब हम अगला 5-7 डिफरेंस देख लेते हैं किसमें, आर्टरीज और वेन्स में। देखो, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द हार्ट। क्लियर है,
इसको डाउट होगा पूछ लेगा कि सर इसका मतलब क्या है। आगे देखो, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? आगे देखो, ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर एंड स्पीड, पक्की बात है, वहां पे क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स में पंप करना है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज नॉट सो फास्ट बिकॉज द ब्लड इन वेन्स इज अंडर लो प्रेशर। क्लियर है? आगे, आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, आर्टरीज आपके बॉडी में अंदर होता है, जबकि वेन्स कैसे है, सुपरफिशियल, दिख जाता है ना ऊपर ऊपर, तो ग्रीन कलर का दिखता है आपका क्या हो, वेन्स ही है ना। ठीक है, तो आर्टरीज का लोकेशन क्या है, डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, जबकि वेन्स कैसा है, सुपरफिशियल, स्किन के जस्ट, वेन्स आर सुपरफिशियल जस्ट बिलो द स्किन। ट्यूनिका मीडिया बता ही दिया, उसमें कैसा होगा, थिक हैविंग मोर मसल फाइबर्स, इसमें कैसा होगा, थिन हैविंग फ्यूअर मसल फाइबर्स, ये भी बता दिया। ट्यूनिका इंटरना हैज a strong elastic membrane and more elongated endothelial cells, है ना। इसमें क्या, ट्यूनिका इंटरना हैज सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड लेस elongated endothelial cells। आगे ये भी ध्यान रखने, ल्यूमन ऑफ आर्टरीज, ल्यूमन समझते हो ना, ये जो, हाँ, ल्यूमन ऑफ आर्टरीज इज कॉन्स्ट्रिक्टेड स्मॉल, पक्की बात है। देखो, कभी आपने पाइप से पानी दिया होगा, जब पाइप का पूरा आपका ये सरफेस खुला हुआ है तो पानी का फ्लो क्या होता है, कम होता है, इसको दबा दो तो बढ़ेगा प्रेशर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड, हार्ट को ब्लड पूरे जगह पंप करना है, एक एक बॉडी पार्ट को पहुँचाना है, तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो पक्की बात है उसका ल्यूमन क्या होगा, कम, इसका ल्यूमन क्या होगा, वाइड। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक एंड मस्कुलर, पक्की बात है, ज़्यादा प्रेशर है, इसके वॉल कैसे होना चाहिए, ज़्यादा थिक होना चाहिए, ज़्यादा मस्कुलर होना चाहिए। द वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन एंड नॉन मस्कुलर। आर्टरीज आर नॉट कोलैप्सिबल एज दे हैव थिक वॉल्स, आर्टरीज कभी भी कोलैप्स नहीं करता, वेन्स आर कोलैप्सिबल एज दे हैव इन वॉल्स। आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स, आर्टरीज में ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई वॉल्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसमें वॉल्स आपका होता है। वेन्स हैव वॉल्व्स व्हिच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, आपने देखा था ना वेन्स में वॉल्व, ठीक है। दे आर पिंकिश और ब्राइट रेड, पक्की बात है, क्योंकि कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और वो होगा दीज आर डीप रेड और ब्लूइश, क्योंकि कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, डीप रेड, जैसे ही ब्लड हो गया समझो कि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। चलो आगे देखे, अगला किसका देख रहे हैं, कैपिलरीज। आर्टरीज वेन्स देख लिया, आप किसको देख रहे हैं, कैपिलरी। दीज आर द narrowest blood vessels through which the exchange of gases and nutrients between the blood and the tissue fluid occurs। टिश्यू फ्लूइड बताया था ना, लिम्फ किसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत मैंने बताया होगा टिश्यू फ्लूइड के बारे में, याद करो। ये देखो, हाँ बताया था ना उसमें, ये देखो, ये सारे आपके टिश्यूज है ना, मान लो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसके बीच में जो जगह, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, क्या बोलते, इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलते हैं। अब क्या होता है देखो, जब ब्लड आपका पंप हो रहा है ना, तो ब्लड के कुछ पोर्शन आपके लीक करके इन सारे स्पेस में आ जाते हैं, आई बात समझ, उसी को बोलते हैं अपन क्या, टिश्यू फ्लूइड बोल दो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दो, या इसी को बाद में जब लिम्फ वेसल में चला जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं, लिम्फ। जब ये टिश्यू के बीच में तो इसको बोल दिया टिश्यू फ्लूइड, है ना, और जब ये लिम्फ वेसल में चला गया तो इसको क्या बोल दिया, लिम्फ। आई बात समझ। तो देखो कोई भी चीज़ का जो आपका न्यूट्रिएंट है, गैसेस है, उसका कैपिलरीज कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैपिलरीज पहले उस चीज़ को कहाँ डालता है, इस टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जाता है, सेल्स में। आई बात समझ, सीधा सीधा कैपिलरी सेल्स में नहीं डालता है, कैपिलरीज किस में डालेगा, इस टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से कौन लेता है इसको, सेल्स। आई बात समझ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे वही लिख रहा है आपका, देखो, these are the narrowest blood vessels through which the exchange of gases and nutrients between the blood and the tissue fluid occurs। clear है। Tissue fluid or interstitial fluid is one leaked from vessels, and when this tissue fluid enters lymph vessel, then only it is called lymph। capillaries
ये आगे जाके क्या बनाएगा, वेन्स। हाँ ये भी बात है। कैपिलरीज ही क्या बना लेता है आगे, वेन्स। उसमें भी देखेंगे कौन है। आगे देखो, द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन सेल लेयर। तो कैपिलरीज का वॉल होता है उसमें जस्ट कितने होंगे, सिंगल लेयर होगा आपका, ठीक है। दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बोल सकते हैं सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम, वेयर डिफ्यूजन होगा, है ना। सिंपल, यहाँ पे ध्यान रखना, उस समय क्या देखा आपने, बहुत सारे लेयर देखा आपने, लेकिन कैपिलरीज में आके कितने लेयर हो जाते हैं, सिंगल। और जो अंदर वाला होगा आपका सिंगल, कौन सा, सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम, बस, क्योंकि इसको थिन रहना है ना, क्योंकि इसको क्या करना है, एक्सचेंज करना है। दिस परमिट्स अ मोर रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। अब देखो, एरोटा है मेन आर्टरी, डिवाइड करके क्या बना है, आर्टरीज, वहाँ से आर्ट्रियोल्स, वहाँ से कैपिलरी। यहाँ पे देखो, कैपिलरी जो है आपका फिर से क्या होता है, रीयूनाइट। सारे कैपिलरीज आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वेन्यूल्स। सारा वेन्यूल्स रीयूनाइट होके वेन्स, और वेन्स रीयूनाइट होके आपका वेना कावा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट वेन। आज बात समझ, इन सारी बातों को आप याद रखोगे। सुपीरियर वेना कावा बता ही दिया क्या होता है। सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम चेस्ट एंड इट्स अपर एरिया, है ना, इसको भी इंक्लूड कर लो यहाँ से। आगे देखो, इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम रीजन बिलो चेस्ट एरिया टू हार्ट। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी लास्ट चैप्टर, लास्ट आपका टॉपिक है। पहला देखो, ब्लड प्रेशर। पहला कौन सा आपका, ये आप जानते हो पहले से। ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल, क्या बोलेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर। आई बात समझ, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना जरूरी है, बहुत बार पूछेगा। आगे देखें, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the flowing blood or the elastic walls of arteries, है ना। जब आपका ब्लड वेसल्स आपका कैरी कर रहा है किसको, ब्लड को, तो ब्लड आपका जब उसके थ्रू जाएगा तो उसके वॉल पे एक प्रेशर लगेगा कि नहीं, ब्लड वेसल के वॉल पे प्रेशर लगेगा कि नहीं, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ठीक है। आगे देखो, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन टू स्टेजेस, एक बार सिस्टोल में, एक बार डायस्टोल में, है ना। तो पहले प्रेशर को क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर या पंपिंग प्रेशर। पंप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन होते वक्त क्या होता है, पंप ही होता है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे पंपिंग प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर। इट इज द हायर लिमिट, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा कि रिलैक्सेशन के टाइम पे, ये बताओ, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होगा, है ना। तो हायर लिमिट तो ही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो देखो, इट इज द हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन। क्लियर है। इसका वैल्यू क्या लेते हैं अपन, फॉर मैन दिस लिमिट इज 120 mm Hg, और कैरी के रेस्पेक्ट में लेते हैं, नॉर्मल है ना। आगे दूसरा कौन सा प्रेशर होगा भाई, डायस्टोलिक प्रेशर, या इसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग प्रेशर। इट इज द लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन, है ना। फॉर मैन दिस लिमिट इज 80 mm Hg, इसलिए आप देखते हो 120 बाई क्या लिखता है, 80, है ना। इन मैम बीपी इज मेजर्ड इन द ब्रैकियल, है ना, कौन सा, एल्बो पार्ट, है ना, ब्रैकियल आर्टरी ऑफ आर्म, और इन रेडियल आर्टरी। आप देखते हो या तो यहाँ लगाएगा नहीं तो ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्योंकि सबसे अच्छा से मॉनिटर हो पाता है आपका, बात समझ में आ रही है। इसलिए कहाँ कहाँ करेगा मैन में, या तो ब्रैकियल जो एल्बो वाला पार्ट है यहाँ पे लगाएगा, या तो रेडियल यहाँ पे लगाता है, देखते हो ना, तो देखा हो ना लगाते हुए हो, है ना। ब्रैकियल आर्टरी आर्म और इन द रेडियल आर्टरी। Normal BP of healthy person is 120 by 80 mm Hg. BP increases as the age advances. जैसे जैसे एज ज़्यादा होता है बीपी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पल्स, अब बीपी खत्म हुआ, अभी क्या आ गया, पल्स। पल्स यहाँ पे अपन देखते हैं ना, द पल्स इज फेल्ट इन द रेडियल आर्टरी प्रेजेंट इन द रिस्ट ऑफ अ मैन। रेडियल आर्टरी समझते हो ना, इसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे आप पल्स आप सबसे अच्छे से देख सकते हो, कहीं कहीं यहाँ पे देखता भी आदमी, ठीक है। इट इज ऑल्सो फेल्ट इन द आर्टरी ऑफ नेक रीजन। तो इन दोनों रीजन में सबसे अच्छा आप किसको मेजर कर सकते हो, पल्स को, ठीक है। द ग्राफ ऑफ पल्स ऑफ एन आर्टरी इज मार्क्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोग्राफ। उसके लिए क्या था, स्फिगो मैनोमीटर, इसके लिए क्या है, स्फिग्मोग्राफ। तो दोनों अलग अलग चीजें होगी। पल्स प्रेशर क्या है, देखो अब, पल्स प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस विच जनरेट्स अ पल्स। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक। इसी दोनों प्रेशर के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। तो कितना होगा आपका ये, 40 mm नॉर्मल, ठीक है।
डिसऑर्डर्स में पहला डिसऑर्डर क्या है आपका? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। द वैल्यू आपका 120 से ऊपर चला जाए, है ना, 140 से ऊपर जब हो जाता तो इसको क्या मतलब 120 से 125, 127, 130 तक ठीक है, लेकिन जब उससे ऊपर जाने लग जाए तो क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर, है ना। देखो, इट इज द अकरेंस ऑफ परसिस्टेंट सिस्टोलिक आर्टियल प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर की बात करेंगे ना, तो मेनली अपन किसका प्रेशर देखेंगे? आर्टरीज का, वेन्स का नहीं देखेंगे। किसका देखेंगे? मेनली आर्टरीज का, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होता है? वहीं पे होता है। तो ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड विथ आर्टरीज। क्लियर है? जैसे आपने जैसे आपने हार्ट बीट के लिए किसको काउंट किया था? वेंट्रिकल्स को। क्लियर है? तो देखो, इट इज द अकरेंस परसिस्टेंट। देखो, परसिस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है ना कि कुछ टाइम के लिए आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो सकता है, लेकिन जब ये परसिस्टेंट मतलब 1 महीना 2 महीने लगातार ऐसे रहने लग जाए, है ना, तब उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। मान लो कि कोई अभी एक्सरसाइज करके आया, पक्की बात है उसका बीपी क्या होगा? ऊपर होगा, है ना। कुछ ऐसा खा लिया तो बीपी क्या होगा? ऊपर होगा। लेकिन जब वो 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू आपका डेली ऐसा ही आ रहा है, तो क्या है आपका? हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। इट इज द अकरेंस ऑफ परसिस्टेंट सिस्टोलिक आर्टियल प्रेशर ऑफ मोर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक आर्टियल प्रेशर ऑफ मोर देन 90 mmHg। 140/90 हो जाए तो समझो कौन सा कंडीशन है भाई? हाइपरटेंशन। क्लियर है? दैट इज इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और हायर, इट शोज हाइपरटेंशन। Hypertension affects vital organs like brain and kidney. It also leads to heart diseases. पक्की बात है, हाइपरटेंशन होगा तो आपका जितने भी ऑर्गन है मेन, ब्रेन किडनी सब क्या होगा? अफेक्टेड होगा। हाइपोटेंशन है क्या बोलेंगे इसको? लो। सिस्टोलिक प्रेशर लोअर देन 110 एंड डायस्टोलिक बाई 70, मतलब 110/70 हो जाए या उससे नीचे हो जाए तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, है ना। अगला एक और आपका क्या दिखा रहा है आप? एंजिना पेक्टोरिस। अब देखो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है तुम उसको कर सकते हो, ठीक है, जहां से आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि कौन कौन से डिसऑर्डर है, ठीक है। एंजिना पेक्टोरिस, अ सिस्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नॉट एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। आपके हार्ट मसल्स को जब एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसके मसल्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है? पेन होने लगता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एंगिना पेक्टोरिस। द टर्म एंगिना पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट पेन। क्लियर है? It can occur both in man and women and of any age, but is more common among the middle aged and elderly people. ठीक है, सब में हो सकता है, लेकिन मोस्टली कहाँ देखता है? मिडल एज में और उससे ऊपर। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कम होगा तो पक्की बात ऑक्सीजन में क्या होगा? कम मिलेगा, और फिर क्या होगा? चेस्ट पेन। क्लियर है? अगला क्या आपका? हार्ट फेलियर। अब यहाँ ध्यान रखना, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, 3 टर्म होते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, है ना, और तीसरा आपका कार्डियक फेलियर। तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। पहला क्या देख रहे हैं अपन? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट आपका फेल हो रहा है, मतलब कि हार्ट को जितना ब्लड, मान लो कि 5 लीटर ब्लड पंप करना चाहिए, यह उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। तो ब्लड अगर पंप नहीं कर पा रहा है तो आपके दूसरे बॉडी सेल्स को एनफ ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा। उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। यहाँ पे हार्ट आपका फेल हो रहा है इफेक्टिवली किसको पंप करने में? ब्लड को पंप करने में। हो सकता है मसल थक गया हो, टेटनस हो चुका है मसल में, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। उसके कारण आपका हार्ट क्या कर रहा है? इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है दूसरे बॉडी सेल्स को। किसको नहीं पंप कर पा रहा है? दूसरे बॉडी सेल्स को। इट इज समटाइम्स कॉल्ड congestive heart failure because congestion, blocking of the lungs is one of the main symptoms of this disease, है ना। पक्की बात है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? एनफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, एनफ ब्लड पंप नहीं हो रहा है ना। क्यों हुआ होगा ऐसा? कहीं ना कहीं आर्टरीज या कुछ में क्या होगा? ब्लॉकेज होगा। इसीलिए इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। और इसका जो एक सिम्टम है क्या आपका? बोलो। लंग अफेक्ट होगा इससे सीधा सीधा, ठीक है। आगे देखो, दूसरा कौन है आपका? हार्ट अटैक। Heart attack occurs when the heart muscles are suddenly damaged by an inadequate blood supply। अभी देखो, हार्ट फेलियर में हार्ट आपका प्रॉपर ब्लड को क्या नहीं कर पा रहा था? पंप नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे हार्ट को ही प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है। आ रही बात समझ? तो उसके मसल्स को जितना ब्लड चाहिए हो उसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगला क्या है आपका? कार्डियक अरेस्ट। जब टोटल हार्ट बंद ही कर दे काम करना तो उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट।
कार्डियक अरेस्ट मीन्स कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट, दैट इज व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। आई बात समझ? तीनों में डिफरेंस समझ में आया? अगला आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, नाम से पता चला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफर रेफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं इसको? एथेरोस्क्लेरोसिस, इसी को बोलते हैं अपन एथेरोस्क्लेरोसिस। अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, उन सारे वेसल्स को ये ब्लॉक कर देता है। कोरोनरी आ गया ना, तो ये हार्ट को जो ब्लड लेके जा रहा है ना, उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा। तो ब्लड वेसल जो हार्ट को ब्लड दे रहा हो, उस ब्लड वेसल को आपने ब्लॉक कर दिया, तो हार्ट को क्या नहीं मिलेगा? प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इट इज कॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू इन द आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट मस्कुलेचर, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में जब फैट, आप सुनते हो ना कि आर्टरीज ब्लॉक हो गए हैं ना, तो कोरोनरी आर्टरीज में जब फैट आपका, कोलेस्ट्रॉल, दूसरे लिपिड, ये सब जब जमा हो जाए और आर्टरीज को ब्लॉक कर दे, तो पक्की बात है आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस डिपोजिशंस मेक द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोअर, एक तो ऑलरेडी नैरो था और यहाँ पे जमा हो गया, तो और भी उसका आर्टरीज का ल्यूमन क्या हो जाएगा? और नैरो हो जाएगा। मतलब पहले मान लो जितना ब्लड लेके जाता था उतना अब लेके नहीं जा पाएगा। अगला क्या आपका? वेरिकोज वेन्स, the accumulation of blood in the veins of the legs over a long period of time, or as may occur in people with occupation that requires standing still all day and can cause the veins to stretch to the point where the venous valve are no longer efficient। अब इसमें क्या होगा देखो, accumulation of blood in the veins of the legs, legs में जो veins है उसमें जाके blood क्या हो गया? जमा हो गया, accumulate हो गया, जमा हो गया। जमा हो जाएगा तो क्या होगा? अब ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। आ रही बात समझ? और ऐसा किस में देखने को मिलता है? वैसे लोगों में जिनका ऑक्यूपेशन कैसा हो, जो दिन भर किस पोजीशन में हो? स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि जो उसके लेग्स के वेन का वॉल्व है वो काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, और उसके आगे ब्लड एक ही जगह पे क्या हो जाएगा? आपका जम जाएगा। ऐसे वेन्स को, जहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ऐसे वेन को क्या बोलते हैं? वेरिकोज वेन। सीधी बात, ऐसा वेन्स जिसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाए, ऐसे वेन्स को क्या बोलते हैं? वेरिकेज। क्लियर है? When the leg muscles do not contract to compress the veins, है ना, for upward movement of blood, this causes pooling of blood in the leg veins। मतलब अब क्या है, आप एक ही जगह पे हो ऐसे, तो आपके लेग्स के मसल का कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं पा रहा है ना, इसीलिए ब्लड एक ही जगह पे जाके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ठीक है, इतना ये सब देखने की जरूरत नहीं है। वेरिकोज वेन्स मतलब जहाँ पे जाके आपका ब्लड क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया, सीधी बात। एज अ रिजल्ट द हार्ट डज नॉट रिसीव एनफ ब्लड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, देयरफॉर less oxygen and nutrients are received by the person may therefore faint and fall on prolonged standing or due to defect in valves of veins of the lungs, it can be cured by surgical removal of that vein। इतना इसको समझ की जरूरत। लास्ट सिस्टम कौन सा इसमें आपका? लिम्फेटिक सिस्टम, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। आपके बुक में बहुत डिफरेंट, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, अपन डिटेल में देखेंगे। आप इसको एज ए रेफरेंस यूज करोगे, पढ़ोगे किसको? एनसीईआरटी को। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। पहला क्या उसमें? लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, और आपका लास्ट में लिम्फ नोड्स, है ना। लिम्फ इक्वल टू क्या होता है आपका? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, या सीधा बोल सकते हैं प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं कि नहीं? लिम्फ देखो, as the blood passes through the capillaries in the tissues, some water along with many small water soluble substances moves out into the spaces between the cells of tissue, this space is called intra। अभी बताया मैंने, जब ब्लड आपका पास हो रहा होता है ब्लड वेसल से, तो वहाँ से कुछ आपका प्लाज्मा लीक कर जाता है। ठीक है, अभी बता दिया कि क्या लीक करेगा आपका? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, मतलब प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। आई बात समझ? leaving the larger proteins and most of the formed elements RBC and platelets in the blood vessel। तो ब्लड वेसल में जब आपका लीक हो रहा है तो प्लाज्मा आपका बाहर आ रहा है, आपका WBC बाहर आ रहा है, लेकिन लार्जर प्रोटीन्स, RBC, प्लेटलेट्स, यह सब लीक नहीं होता है। क्लियर है? दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसी को क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्लियर है? क्योंकि टिश्यू के बीच में आ गया लीक होकर, इसलिए क्या बोल दिया इसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अभी बताया था लाइन,
gases etc between the blood and the cells always occur through this tissue fluid. So this fluid is known as middleman. टिश्यू फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन? मिडलमैन. देखो ना, कैपिलरी जो लेके आ रहा है चीज, वह कैपिलरीज पहले इस चीज को कहाँ डालेगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड में. टिश्यू फ्लूइड से वो कहाँ जाएगा फिर? सेल्स में. आई बात समझ? इसको बोल सकते हैं मिडलमैन. ये बात समझ में आई? ये मान लो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है आपका. कैपिलरीज कुछ न्यूट्रिएंट या गैसेस लेके आ रहा है, इसको इस सेल को देना है, तो डायरेक्टली ये सेल को नहीं देता है. ये पहले किसको देता है? टिश्यू फ्लूइड को. किसको देता है? टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड किसको दे देगा? इसको, सेल को. इसको बोल सकते हैं मिडलमैन, है ना. आगे देखो, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड इज सिमिलर. ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लाज्मा ही लिख करके तो क्या बनाया है आपका? टिश्यू फ्लूइड. तो मिनरल कंपोजिशन दोनों का क्या होगा? सेम. एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, जैसे उसमें आपका ब्लड वेसल है, इसमें जो कैरी करेगा टिश्यू फ्लूइड को, कौन सा वेसल होगा? लिम्फेटिक वेसल होगा. तो ब्लड आपका लिक्विड था, उसको कैरी करने वाला वेसल को क्या बोलते थे? ब्लड वेसल. इसमें लिम्फ आपका लिक्विड है, उसको कैरी करने वाला कौन सा वेसल होगा? लिम्फेटिक वेसल्स, है ना. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects tissue fluid and drains it back into the major veins. का काम यही है. देखो, lymphatic system का काम क्या है? आपके ब्लड से लीक होके बना था ना टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ. जब ये वेसल में चला जाता है ना, लिम्फ वेसल में, है ना, टिश्यू को बोल देते हैं, टिश्यू फ्लूइड को क्या बोल देते हैं? लिम्फ. जब तक वो अंदर नहीं गया तब तक क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड. अब देखो, ये ब्लड से आपके लीक हो क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेकार है? इंपॉर्टेंट है. इसको बेकार तो नहीं जाने देंगे अपन, है ना. तो इसको फिर से हमें कहाँ भेजना है? वेन्स में. वेन्स में डालेंगे, है ना, ताकि ये फिर से सर्कुलेशन का पार्ट बन जाए. राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर से ऑक्सीजनेटर होकर कहाँ गया? बैक टू सर्कुलेशन. आई बात समझ? यही पर्पस होता है किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का. ठीक है, वही लिख रहा है. देखो, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम collects tissue fluid and drains it back to the major veins. This fluid present in the lymphatic system is called lymph. Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes. इसमें WBC होगा कि नहीं? Which are responsible for the immune responses of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormone, etc. एक तो WBC है, तो पक्की बात है क्या देगा? इम्यून रिस्पॉन्स. दूसरा आपका क्या कैरी करता है? न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन. फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू, आपने पढ़ा है, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. पढ़ा है ना. फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? आपका लैक्टियल्स. लैक्टियल्स क्या है आपका? स्पेशल लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ना. आ रही बात समझ? तो ये स्पेशल क्या है आपका? लिम्फेटिक सिस्टम है. लिम्फ वेसल्स है. कौन है आपका? लैक्टियल. तो फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. तो लिम्फ इक्वल टू क्या हो गया? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर. अब लिम्फ कैपिलरी. इतनी बात समझ में आई? हमने पढ़ा कि भाई कुछ जो आपके प्लाज्मा होते हैं लीक कर जाता है, टिश्यू के बीच में आ जाता है, इसलिए बोल दिया इसको टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जो भी चीज़ें कैपिलरीज और सेल्स के बीच में आपका एक्सचेंज होगा, दैट विल बी डन थ्रू दिस टिश्यू फ्लूइड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिडलमैन. तीसरा हमने देखा, इस टिश्यू फ्लूइड को कैरी करने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है. उस सिस्टम को होता है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना. और लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट सब क्या क्या होंगे वहीं अपन पढ़ रहे हैं. पहला क्या है? लिम्फ वेसल्स. ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज बोल दो या क्या बोल दो इसको आप? लिम्फ वेसल. देखो, लिम्फ कैपिलरीज आर ब्लाइंड. ब्लाइंड मतलब बताया था, एक एंड क्या होगा? क्लोज, और एक एंड आपका ओपन. लिम्फ कैपिलरीज आर ब्लाइंड एट वन एंड. दीज आर वेरी सॉफ्ट एंड थिन वॉल्ड ट्यूब्स. लिम्फेटिक कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. कैपिलरीज हमेशा क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा. दे आर वाइडर देन ब्लड कैपिलरीज एंड देयर डायमीटर इज नॉट यूनिफॉर्म. ये वाइडर होता है ब्लड कैपिलरी के कंपैरिजन में, और इसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं, मतलब कहीं पे थोड़ा मोटा होगा, कहीं पे थोड़ा पतला होगा. ठीक है. इट फॉर्म्स अ वास्ट नेटवर्क इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस विद इन मोस्ट ऑर्गन्स. क्योंकि हर टिश्यू के बीच में ही तो इसको प्रेजेंट होना चाहिए, वहीं से तो किसको उठाएगा? है टिश्यू फ्लूइड को. अरे बात समझ? दैट इज दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट हेयर्स, कॉर्निया, स्पाइनल कॉर्ड, कार्टिलेजेस, एपिडर्मिस, ब्रेन, स्प्लीन एंड बोन मैरो. इसके अलावा सब जगह, जैसे आपका ब्लड वेसल है उसी तरह आपका कौन है? लिम्फेटिक कैपिलरीज भी. इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्रोटीन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, कौन सा आपका? लैक्टियल्स वाला, है ना, कैन इजिली एंटर द लिम्फेटिक कैपिलरीज एज द वॉल्स ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विथ पोरस जंक्शन, है ना.
इसमें आराम से सारा कुछ घुस सकता है। कहाँ से? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सब प्रेजेंट है आपका। कौन कौन? प्रोटीन्स कुछ, उसमें मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके टिश्यू फ्लूइड में, तो उसको भी मार देगा कौन? इसका WBC, है ना। एब्जॉर्ब फैट जो था आपका इंटेस्टाइन का, है ना, उन सबको आराम से कहाँ घुस सकता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर घुस सकता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। वंस द टिश्यू फ्लूइड एंटर्स द लिम्फेटिक कैपिलरीज इट इज नोन एज लिम्फ। दूसरा कौन आपका? लिम्फ वेसल्स। इसमें देखो सारे लिम्फेटिक कैपिलरीज एक जगह जाके ज्वाइन हो जाएंगे, उसी को क्या बोल देंगे तब? लिम्फ वेसल्स। द लिम्फेटिक कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। इन द स्ट्रक्चर lymphatic vessels are similar to the veins, but in this, है ना, thin wall and more valves are found than veins। exactly veins के जैसा है, बस हल्का डिफरेंस क्या है? इसका वॉल थिन होगा और इसमें वॉल्व्स का नंबर वेन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। all lymph vessels open into two big thoracic lymph duct। ये सारा lymph vessel कहाँ? चेस्ट रीजन में जो डक्ट है प्रेजेंट आपका, उस डक्ट को क्या बोलेंगे? thoracic lymph duct in chest region। these are right thoracic lymph duct और दूसरा आपका लेफ्ट thoracic lymph duct। तो लग रहा है कितना कुछ पड़ गया? कुछ नहीं, ब्लड लीक हुआ, बनाया टिश्यू। उस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करने वाला कोई चाहिए ना, तो है आपका लिम्फेटिक कैपिलरी। कौन उठाएगा उसको? लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी जैसे उठाया उसको क्या बोलने लगे? लिम्फ। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसको सारा लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर क्या बना दिया? लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बना दिया? वेसल्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ जाके ओपन होता है? लिम्फेटिक डक्ट में। दो लिम्फेटिक डक्ट है आपका, एक राइट थोरैसिक लिम्फ डक्ट, दूसरा आपका लेफ्ट थोरैसिक, है ना। अब राइट वाला किसको रिसीव करेगा? राइट साइड से, और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से। इट इज ए स्मॉल डक्ट, इट रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हेड, नेक, थोरैक्स एंड राइट आर्म। ठीक है। दूसरा कौन है? इट ओपन्स इनटू द राइट सब क्लेवियन वेन। अब ये जाके जो आपका डक्ट है, डक्ट जाके एक और आपका किस में खुल जाता है? वेन। वेन का नाम क्या है? सब क्लेवियन वेन। लेफ्ट वाला क्या आपका? इट इज लॉन्ग डक्ट, इट रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक, थोरैक्स, लेफ्ट आर्म, बोथ हिंड लिम्स, मतलब दोनों लेग, एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड एब्डोमेन। मतलब मोस्टली इन सब जगह से कौन कनेक्ट करता है? आपका लेफ्ट वाला। ठीक है। और जैसे यह जाके खुल गया था किस में? राइट सब क्लेवियन में, यह जाके किस में खुल जाएगा? लेफ्ट में। इट ओपन्स इनटू लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। क्लियर है? क्लेवियन मतलब कहाँ पे? नेक रीजन में, है ना। आगे देखो, these veins, right and left subclavian vein, connect with a number of smaller veins and drain into superior vena cava, major vein which connects to the, ठीक है। Thus, tissue fluid which is formed by filtration of plasma out of blood capillaries is ultimately returned to the major vein, superior vena cava और cardiovascular system। मेजर वेन किसको बोलते हैं दोनों में? सुपीरियर में और इंफीरियर में सुपीरियर वेना कावा को। ठीक है, आई बात समझ? In the abdominal cavity behind the diaphragm, a bag-like structure attached with left thoracic lymph duct called cisternae chyli. It is called second heart of the body। ये बस अलग से याद करना, आपका जो abdominal cavity है ना, डायफ्राम के जस्ट पीछे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेफ्ट थोरैसिक लिम्फ से क्या होगा? आपका डक्ट से अटैच होगा, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने काइली। इसको सेकेंड हार्ट बोला जाता है किसका? बॉडी का। लास्ट कौन है आपका? लिम्फ नोड्स। दीज आर मेड अप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। तो आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज था ना, लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल के रेगुलर इंटरवल पे कुछ स्वेलिंग्स होता है, इसी स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स। और ये लिम्फ नोड का क्या काम है? इसमें WBC होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फोसाइट। तो देखो, जो टिश्यू फ्लूइड था वह जब आपका कहाँ गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में, हो सकता है उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिक्स हो गया हो, लेकिन जब हम उसको हार्ट को देंगे तो पहले उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो ये बस फिल्ट्रेशन का काम करेगा बीच बीच। कौन? लिम्फ नोड्स। These are made up of lymphoid tissue. The lymphatic nodes occurs at regular intervals along the course of lymphatic vessel। lymphatic vessel जो बहुत लंबा होगा ना, तो उसके बीच बीच में कौन प्रेजेंट होगा? आपका lymph nodes। ठीक है। lymph is filtered through the lymph nodes। they contain lymphocytes, plasma cells and fixed macrophages। macrophages क्या करता है? फॉरेन एलिमेंट्स को खा जाता है। ठीक है। ये सब क्या करेगा? जो ब्लड में आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर देगा? प्योर कर देगा। ठीक है। lymph nodes are abundant in neck, groin and armpits। The macrophages remove microorganisms, cellular debris, unused material and foreign particles from the lymph। lymphatic nodes can detect and destroy cancer cells also। the lymph nodes also add lymphocytes and antibodies to the lymph। ये सब काम हो गया lymph node का। ठीक है। क्या क्या काम किया? फॉरेन मटेरियल को हटा दिया, अनयूज डेब्रिज को, उसमें कचरा जो है उसको हटा दिया,
है ना। प्लस लिम्फ में आपके ऐड भी कर दिया किसको, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज को। प्लस अगर उसमें कोई कैंसर सेल्स होगा उसको भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। फंक्शन ऑफ लिम्फ आपने देख ही लिया, ये क्या करता है, जो भी आपका बाहर चला गया है वो सब उठा उठा के क्या करेगा, यह लेके आएगा ब्लड, ब्लड से जो भी लीक हुआ था न्यूट्रिएंट्स या जो भी, तब ये उठा के कहाँ से डालेगा, फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, nutrients, hormones, etc. to the body cells and brings CO2 and other metabolic wastes from the body cells and finally pours into the venous system। यही कर रहा है ना, पहले ही बता दिया कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से, तो ब्लड से पहले कौन लेगा उसको, टिश्यू फ्लूइड, इसे को क्या बोल सकते हैं, लिम्फ, है ना। और टिश्यू फ्लूइड से फिर कहाँ जाता हो, सेल्स में, सेल से भी जो भी CO2 वगैरह निकल रहा है आपका वो पहले कहाँ जाएगा, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ में, वहाँ से कौन उठाएगा उसको, कैपिलरी, कैपिलरी या वेंस जो भी है ना। आई बात समझ। दूसरा, लिम्फोसाइट्स कॉलोनाइज इन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड में कौन प्रेजेंट है आपका, बहुत सारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम द लिम्फ नोड्स इनटू द ब्लड, ये ब्लड में किसको ऐड कर देता है, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज को। लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन द लिम्फ नोड्स। इट एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लैक्टियल्स। ठीक है। लास्ट कौन है आपका, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इसमें भी कुछ ऑर्गन भी होते हैं। तो टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लिन आर ऑल्सो कॉल्ड द लिम्फ नोड्स, है ना, दे आर कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, पहला कैसा आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा आपका सेकेंडरी। इसमें आपको क्या रखना है, सबका नाम कि कौन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और कौन आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में देखो क्या, इन ह्यूमंस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर द रेड बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, ये दोनों किस में आता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। दे आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फॉइड और लिम्फैटिक ऑर्गन्स बिकॉज दे प्रोड्यूस टी एंड टी सेल्स, याद है, टी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, द लिम्फोसाइट्स दैट कैरी आउट इम्यून रेस्पॉन्स। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स इन रेड बोन मैरो, मतलब रेड बोन मैरो में आपके एक स्पेशल सेल्स होते हैं, नाम ही बता रहा है हीमोपोएटिक सेल्स, मतलब यही क्या बनाएगा आपका, बी एंड टी सेल्स। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स इन रेड बोन मैरो गिव्स राइज टू बी सेल्स एंड प्री टी सेल्स, मतलब इमैच्योर टी सेल्स। प्री टी सेल्स देन माइग्रेट टू थाइमस ग्लैंड और वहाँ पे जाकर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। दूसरा कौन आपका, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड थाइमस, है ना, ये सब किस में आएगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो आपने पूरा पढ़ा, यहाँ पे देखो, ये पूरा यहाँ पे समरी मैंने कर दिया हुआ दिख रहा है, ये देखो हार्ट है आपका, हार्ट से कौन है आपका, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से लीक हो गया चीज़ें और क्या बना लिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज में चला गया तो क्या बोलेंगे इसको, लिम्फ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कौन उठाएगा, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी उठा के क्या बना दिया, लिम्फ। नहीं पढ़ा ना आपने, यहाँ पे कौन है आपका, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरी उठा लिया तो जैसे ही लिम्फ कैपिलरी में आ गया आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। अब देखो, लिम्फ किसके अंदर अभी प्रेजेंट है आपका, लिम्फ कैपिलरी के अंदर है। लिम्फ कैपिलरी से कौन उसको उठाएगा, लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल क्या करता है, ज्वाइन करके एक जगह जाके ओपन होता है, राइट साइड में ओपन होगा, उसको क्या बोलेंगे, राइट थोरैसिक लिम्फ डक्ट में ओपन होगा, और लेफ्ट साइड में कहाँ होगा, लेफ्ट थोरैसिक लिम्फ डक्ट, है ना। अब ये क्या करता है, राइट साइड ऑफ हेड, नेक, थोरैक्स एंड राइट आर्म, इसमें से जो भी होगा ब्लड मतलब लिम्फ आपको ये कलेक्ट करेगा, और इधर आपका लेफ्ट साइड ऑफ हेड, नेक, थोरैक्स, लेफ्ट आर्म, बोथ लिम्स, एलिमेंट्री कैनाल, एब्डोमेन, यहाँ का जो भी ब्लड होगा, लिम्फ होगा, कौन कलेक्ट करेगा आपका, लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर है। अब दोनों जाके कहाँ ओपन होता है भाई, यह जाके ओपन होता है राइट सब क्लेनियन वेन, और यह ओपन होता है लेफ्ट, दोनों जाके ऊपर हो गया सुपीरियर वेना कावा में, और ये फिर से कहाँ पहुँचा दिया। क्लियर है, नहीं पढ़ा ना हमने पूरा, नहीं पूरा समरी। ठीक है। तो आपने देखा कि लिम्फ में ब्लड जब आपका ब्लड वेसल से पास होता है उस पर कुछ लीक होता है, लीक होने के बाद कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है। अब उसको उठाने के लिए कौन होगा वहाँ पे, लिम्फैटिक कैपिलरीज, लिम्फैटिक कैपिलरीज उसको उठाएगा, है ना, और लिम्फैटिक कैपिलरीज उठाएगा और कहाँ डाल देगा, लिम्फैटिक वेसल्स में, कहाँ डालेगा, लिम्फैटिक वेसल्स।
बीच बीच में दो चीज़ें आई, उसमें क्या था, जो लिम्फेटिक वेसल्स है, ये देखो ऐसे, क्या मान लो आपका लिम्फेटिक वेसल्स है ना, ये क्या आपका लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स में बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है आपका, लिम्फ नोड्स। कौन प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड। कौन होता है जल्दी बताओ, लिम्फ नोड्स। इस लिम्फ नोड्स में क्या प्रेजेंट होता है आपका, लिम्फोसाइट्स होते हैं, आपका मैक्रोफेजेज होते हैं, जो आपका ये लिम्फ वेसल क्या कैरी कर रहा है, लिम्फ को कैरी कर रहा है ना। तो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या अनयूज डेब्रिज हो या कोई कैंसरस सेल्स हो, उन सबको क्या करेगा, वो हटा देगा, फिल्टर करेगा, है ना। दूसरे काम क्या करेगा, यह जब आपका लिम्फ इसके थ्रू पास हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा, लिम्फ नोड्स इसमें क्या ऐड कर देगा, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। आई बात समझ, ठीक है। अब लिम्फ वेसल्स जाके कहाँ ओपन होता है, राइट थोरैसिक लिम्फ डक्ट एंड लेफ्ट थोरैसिक लिम्फ डक्ट, ठीक है। और क्या कैरी कर रहा है, लिम्फ। अब ये राइट थोरैसिक लिम्फ डक्ट में कौन कहाँ कहाँ का लिम्फ जाएगा, राइट साइड ऑफ हेड, नेक, थोरैक्स एंड राइट आर्म का। और लेफ्ट थोरैसिक डक्ट लिम्फ डक्ट किसको कलेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ हेड, नेक, थोरैक्स, लेफ्ट आर्म, बोथ लिम्स, एलिमेंट्री कनाल एंड एब्डोमेन। मतलब इन सारे जगहों से लिम्फ को कलेक्ट करेगा कौन, लेफ्ट थोरैसिक लिम्फ डक्ट। और उन सारे जगहों से कौन कलेक्ट करेगा, राइट थोरैसिक लिम्फ डक्ट। अब राइट वाला जाके खुल जाएगा राइट सब क्लेरियन वेन में, और लेफ्ट वाला खुलेगा लेफ्ट सब। और फाइनली दोनों कहाँ खुल गया, सुपीरियर वेना कावा, जिसको क्या बोलते हैं, मेजर वेन। और यह जाके किसको दे दिया, फिर से हार्ट। मतलब फिर से आपका जो लिम्फ था, जो लीक करके आया था बाहर, वो फिर से किसका पार्ट हो गया आपका, ब्लड सर्कुलेट। क्लियर है। बीच में आपने फिर लास्ट में देखा लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स, है ना, सॉरी, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। क्या देखा आपने, लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। दोनों का नाम याद कर लो कि कौन सा प्राइमरी होता है और कौन सा सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। किसी को डाउट इसमें, तो ये बात समझ में आई सबको, है ना। देखो आप करोगे क्या, अब यहाँ पे आपने डिटेल में देख लिया, एनसीईआरटी में आपके बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन आप देखोगे पूरे एनसीईआरटी को, यहाँ से समझोगे, हमने इतना पढ़ा लेकिन है बहुत आसान। जब हम लास्ट का फ्लो चार्ट देखेंगे तो सब एक फ्लो चार्ट में आ गया सब कुछ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोरिलेट करके इस चैप्टर को याद करोगे, और हमारा चैप्टर खत्म हो गया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा देखना है, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।